यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। नड्डा के दौरे को लेकर भाजपा की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नड्डा अपने दौरे के पहले दिन हरिद्वार में संतों से मुलाकात करेंगे। शाम को वो गंगा आरती में भी शामिल होंगे। कल दोपहर करीब 1:45 पर नड्डा जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, फिर सड़क मार्ग से हरिद्वार रवाना होंगे। दोपहर बाद 1:30 बजे वो शांति कुंज में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जबकि 3 बजे वो निरंजनी अखाड़ा जाएंगे। वहां अखाड़ा परिषद और संतों के साथ बैठक में भाग लेंगे। शाम को हर की पैड़ी पर गंगा आरती में भी नड्डा शामिल होंगे। नड्डा के उत्तराखंड दौरे के दौरान कार्यकर्ता उन्मुख कार्यक्रम भी रखा गया है। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष और बूथ और मंडल इकाइयों के अध्यक्ष एक मंच पर रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे में कार्यकर्ता सम्मान से जुड़ी 2 बैठकें भी होंगी। और उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। अजीत, ये जो दौरा है ये कितना अहम है मिशन 2022 को देखते हुए? जी प्राची, आपने बिल्कुल सही कहा है। 2022 के मिशन को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है और देश की सबसे बड़ी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल हरिद्वार पहुंचेंगे। और हरिद्वार अभी उनका जो टेंटेटिव टाइम है कि 12 या 1 के बीच में वो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर आएंगे। उसके बाद फिर शांति कुंज में जाकर वहां के प्रमुख प्रणव पंड्या से मुलाकात करेंगे, अवधेशानंद गिरी महाराज से मुलाकात करेंगे, जूना अखाड़ा जाएंगे, निरंजनी अखाड़े में भी उनके संतों के साथ मुलाकात है, गंगा आरती में भाग लेंगे। और उसके बाद लगातार 3 दिन देहरादून में प्रवास और बैठकें और मंत्रिमंडल की समीक्षा, मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड, संगठन के कामकाज की समीक्षा, ये पूरे 3 दिन एक चलने वाला है। और चूंकि इतने छोटे राज्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष का 4 दिन रुकना एक बहुत बड़ी बात है कि इसको अति महत्वपूर्ण मामलों में देखा जा रहा है। ये पूरी तरह से 2022 के मिशन से जुड़ा हुआ है। चूंकि यूपी और उत्तराखंड में एक साथ चुनाव होने हैं जी, तो उसी की तैयारियों को लेकर यहाँ पे इनको अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा फूंकने के लिए जेपी नड्डा देहरादून आ रहे हैं। जी बिल्कुल, 2022 की तैयारियां कैसी हैं, कार्यकर्ताओं में कितना जोश है, यही सब कुछ जांचा परखा जाएगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अजीत। तो अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा पहली बार देहरादून आ रहे हैं। उनके स्वागत को लेकर बीजेपी भी जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय तक जगह जगह जेपी नड्डा के स्वागत की तैयारी है। नड्डा के दौरे को लेकर मसूरी में भाजपा युवा मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया। पारंपरिक पोशाक और रैली के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया जाएगा। इसके अलावा तमाम मंडलों में भी उनके स्वागत की तैयारी कर ली गई है। हर बार आश्वासन दिया जाता है कि बस मिलेगी और लास्ट में हमें कोई गाड़ी नहीं मिलती। फिर भी हमारी तैयारी भारतीय जनता पार्टी नए आया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार में कुंभ के कामों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के कुंभ के काम तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस बार कुंभ का स्वरूप कैसा होगा। कुंभ के कामों की कछुए की रफ्तार को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद निरीक्षण करने पहुंचे। हरिद्वार में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों से कुंभ के कामों का जायजा लिया। सभी काम लगभग जो तयशुदा समय है उस पर हो रहे हैं। लगभग 99%, 98% काम समय पर हो रहे हैं। काफ़ी मेहनत की गई, प्रयास किया गया कि काम के आवर बढ़ाए जाएं, लेबर बढ़ाई जाए। तो काम हमारे जो हैं मुझे लगता है कि जिस निमित्त ये करोड़ों रुपए का खर्चा हो रहा है कुंभ के लिए। कुंभ के तमाम काम अभी भी धीमी रफ्तार से चल रही हैं। कितने ही काम अधूरे हैं, जिसे लेकर कई बार संत नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं। मगर मेला अधिकारी का दावा है कि दिसंबर तक सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे। काम तो हमारे ब्रॉडली स्पीकिंग सारे काम 15 दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे। कुछ काम ऐसे हैं जो दिसंबर के एंड तक पूरे हो जाएंगे। तो इनफैक्ट आज जो निरीक्षण भी प्रस्तावित है, हमने उन्हीं कामों को लिया है जो क्रिटिकल हैं।
से ब्रिजेस का बड़ा अहम रोल होता है। तो यहाँ के ब्रिजेस हैं, बैरागी कैंप के ब्रिजेस हैं, सूखी नदी का हमारा ब्रिज है जो हमें लगता है कि जिस पे और फोकस डिपार्टमेंट्स को देना होगा, तो उनका निरीक्षण किया जा रहा है। लेकिन कुल मिला के जो हमने प्लान बना रखा है वो यही है कि दिसंबर में ये सारे प्रोजेक्ट्स हमारे वाइंड अप हो जाएंगे। अपने दौरे में मुख्यमंत्री ने कुंभ के लिए हो रहे तमाम कामों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के सामने मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट पेश की, मगर बड़ा सवाल ये है कि इस बार कुंभ का आयोजन कैसा होगा। इस पर मुख्यमंत्री भी अभी ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। कि हमारी पूरी तैयारियां हैं, लेकिन परिस्थितियों के अनुकूल समय पर निर्णय लिए जाएंगे। कुंभ अपने पारंपरिक तरीके से होगा। कुंभ का स्वरूप होता है, वो समय की आवश्यकता के अनुसार उसका स्वरूप निर्धारण किया जाएगा। कोरोना की वजह से अभी तक कुंभ के स्वरूप को लेकर स्थिति साफ नहीं है, समय कम रह गया है। ऐसे में इस बात की पूरी आशंका है कि इस बार कुंभ में ज्यादा भीड़ नहीं जुटने वाली है। कोरोना भी गया नहीं है। कुंभ जैसे आयोजन में अगर जरा भी ढील दी गई तो कोरोना बम के फूटने से कोई नहीं रोक पाएगा। यही चिंता सरकार के लिए भी है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित शिकोला की रिपोर्ट। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कुंभ के कामों की धीमी रफ्तार पर सरकार को घेरा। हरीश रावत का कहना है कि सिर्फ हवाई दावे किए जा रहे हैं, धरातल पर कोई काम नजर नहीं आ रहा है। हरीश रावत हरिद्वार के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने गंगा के घाट पर मौन साधना की। केवल हरिद्वार में कुछ खुदाई उदाई करके माल बनाई हो रही है, बाकी जो है कोई ऐसा स्थायी काम, जिनमें से एक बहादुराबाद से लेकर श्यामपुर तक गंगा के बीच में एलिवेटेड पुल का निर्माण है, कुंभ क्षेत्र के विस्तार का मामला है, हमारे उसके परिक्रमा मार्ग बनाने की बात है, जहाँ से गंगा के रूप में माँ भागीरथी स्वरूपित होती है। 3.5 साल वो कानून में अंगुली डाल करके बैठे रहे, और जब मैं अखाड़ों तक पहुंचा, जब मैं गंगा सभा तक पहुंचा और मैंने उनको लिख करके दिया कि हम गलती हुई हमसे और उसको त्रिवेंद्र सरकार ठीक करे, त्रिवेंद्र सरकार उसको दुरुस्त करे, हम समर्थन करेंगे। तो उसके बाद उनको अपने कर्तव्य की याद आई, तो मैंने जो प्रायश्चित था वो ये सोई पड़ी सरकार को जगा करके पूरा कर दिया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नारसन बॉर्डर पर बने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इसके साथ ही सीएम ने नेशनल हाईवे के निर्माण काम का जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने एनएच के अधिकारियों से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री ने मंगलौर से बनाए गए रुड़की हरिद्वार बाईपास का भी जायजा लिया। हालांकि सीएम के दौरे को लेकर कांग्रेस विधायक ने सवाल उठाए हैं। मंगलौर से विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि मुख्यमंत्री फोटो शूट करने आए थे। उपवास पर नहीं है, वो बाहर से कुछ है, अंदर से कुछ है। सच है कि वो जो पाप उन्होंने किए उसका प्रायश्चित तो यहाँ पर कर रहे हैं, और इसलिए माँ गंगा की शरण में आए हैं। हम तो ये कहेंगे माँ गंगा उनको माफ़ करे, क्षमा करे। और रावत जी की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को माँ गंगा भी समझते हैं और हम भी समझते हैं कि आखिर वो क्यों धरना दे रहे हैं, क्यों प्रायश्चित कर रहे हैं। बात मुख में राम और बगल में छुरी जैसी है। पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी नारसन क्षेत्र में आए थे, लेकिन महज 3 से 5 मिनट के अंदर उनका हेलीकॉप्टर आया और हेलीकॉप्टर उड़ गया। फिर वो बाई कार निकल गए। 25-30 सेकंड की उनकी मीडिया को संबोधन और निरीक्षण के नाम पर 4 कदम वो रुड़की के बाईपास पर चले हैं। ना किसी अधिकारी से कोई जानकारी प्राप्त की, ना कोई उन्होंने सवाल किया। इस क्षेत्र को आज उन्होंने बहुत निराश किया। बिना किसी पर्व के मंगलौर और रुड़की में पूरी तरह जाम लगा रहता है, उस पर किसी से चर्चा नहीं की।
और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत खत्म हो गई है। अब 5 दिसंबर को दोबारा बैठक होगी, यानी इस बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। किसानों के साथ बातचीत का दूसरा दौर भी जो है वो बेनतीजा साबित हुआ है। आज दूसरी बार ऐसा था जब किसान और केंद्र सरकार एक साथ बैठे थे और बातचीत हुई थी, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा निकली है, यानी कोई भी हल अभी तक इस समस्या का नहीं निकल पाया है। और जानकारी के मुताबिक अब जो अगली बैठक है वो 5 दिसंबर को होगी। तो नए कृषि कानून को लेकर किसान लगातार विरोध कर रहे हैं और विरोध का आलम यह है कि पिछले 8 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। केंद्र सरकार की तरफ से कोशिश की गई, किसानों से बातचीत की जा रही है, लेकिन फिलहाल सरकार किसानों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि किसानों की मांग ये है कि ये जो कृषि कानून है नया, इसे तुरंत वापस लिया जाए, एमएसपी को लेकर संतुष्टि दी जाए। और अभी तक किसानों को सरकार संतुष्टि नहीं दे पा रही है, भरोसा नहीं दिला पा रही है। यही वजह है कि 7.5 घंटे चली केंद्र सरकार और किसानों की बैठक बेनतीजा साबित हुई है। अब जो अगली बैठक है, यानी जो तीसरी बैठक है, वो 5 दिसंबर को होनी है। और अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं विज्ञान भवन से, और वहां से वो पल पल के अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अविनाश, आज की 7.5 घंटे की जो मेहनत है वो भी पानी हो गई, क्योंकि कोई नतीजा इस बैठक का नहीं निकल पाया है। देखिए प्राची, अगर बात करें तो जब से एक नया कृषि कानून आया है उसके बाद से पंजाब में लगातार विरोध बढ़ रहा था, और अक्टूबर में पहले दौर की बातचीत हुई थी, उसके बाद 13 नवंबर को दूसरे दौर की बातचीत हुई थी, तीसरे दौर की बातचीत 1 दिसंबर को हुई थी, और चौथे दौर की आज बातचीत हुई थी। 4 दौर की बातचीत हो चुकी है और सबसे लंबी बातचीत आज हुई, यानी कि 7.5 घंटे की बातचीत हुई, जिसमें सरकार ने अपना पक्ष रखा और किसानों ने अपना पक्ष रखा, लेकिन अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। किसान भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और सरकार भी कहीं ना कहीं एक हद तक झुकना चाहती है, उसके बाद झुकना नहीं चाहती है, और यही कारण है कि बात नहीं बन पा रही है। जिस प्रकार से अगर बात करें तो एमएसपी पर लेकर सरकार तैयार हो गई है कि एमएसपी पर जो भी किसान चाहते हैं, चाहे वो लिखित चाहते हो सरकार से या फिर उस पर कानून चाहते हो, सरकार एमएसपी पे तो तैयार है बातचीत करने के लिए कि एमएसपी किसी तरीके से खत्म नहीं की जाएगी। लेकिन किसानों की मांग है कि ये तीनों कानून खत्म किए जाएं, इसके साथ साथ स्वामीनाथन आयोग बनाया जाए और किसान आयोग का गठन किया जाए। और यहीं पर बात आकर फंस जा रही है, क्योंकि किसान की जो मांग है वो तीनों कानून को खत्म करने पर ज्यादा जोर देती है। चिंता मुख्य रूप से है, हम लोग प्रारंभ से ये बात कह रहे थे कि भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में रहेगी। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार हर विषय पर पूरा खुले मन से किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही थी। किसान यूनियन और किसानों की चिंता है कि जो नया एक्ट आया है उससे एपीएमसी वो ख़त्म हो जाएगी। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े। जहाँ तक नए एक्ट का सवाल है उसमें एपीएमसी परिधि के बाहर प्राइवेट मंडियों का प्रावधान है, तो प्राइवेट मंडियां आएंगी, लेकिन प्राइवेट मंडी और जो एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत बनी हुई मंडियां हैं उन दोनों में कर की समानता हो, और ये इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। और साथ ही यह भी बात आई कि जब मंडी परिधि के बाहर ट्रेड होगा तो वो सिर्फ पैन कार्ड से ही होगा, तो पैन कार्ड तो आजकल किसी को भी मिल जाता है, तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन हो, यह भी हम लोग निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। नए एक्ट में यह प्रावधान था कि अगर कोई विवाद होता है तो वो एसडीएम कोर्ट में जाएगा। यूनियन की चिंता है कि एसडीएम कोर्ट छोटा कोर्ट है और न्यायालय में उन्हें जाने की अनुमति होनी चाहिए। इस बात पर यूनियंस का काफ़ी बल था और इसलिए हम लोगों ने उस विषय को भी अलग से निकाला कि सरकार उस पर विचार करे कि एसडीएम कोर्ट रहे, न्यायालय रहे। इस दिशा में भी निश्चित रूप से हम लोग विचार करने के लिए पूरी तरह ओपन हैं। और साथ ही उन लोगों ने फराली के विषय में भी
एक ऑर्डिनेंस है उस पर भी उनकी शंका है, विद्युत एक्ट है उस पर भी उनकी शंका है। इस दिशा में भी बातचीत की थी, तो इसमें भी सरकार पूरी तरह विचार करने के लिए ओपन है। और एक बात और चलाई जा रही है कि नए कानून के वजह से छोटे किसान की जो जमीन है उसको बड़े लोग हथिया लेंगे। वैसे तो एक्ट के जो प्रावधान हैं उसमें किसान को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की गई है। कहीं से लेकर कहीं तक कोई भी किसान की जमीन की लिखा पढ़ी नहीं कर सकता है, इस बात का प्रावधान एक्ट में ही है। लेकिन फिर भी लोगों की शंका है, तो शंका का निवारण करने के लिए सरकार तैयार है। एमएसपी के मामले में लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी। इसकी आश्वस्ति भी हम किसान भाइयों को दिलाएंगे। आज बैठक का चौथा चरण समाप्त हुआ है और परसों दोपहर में 2 बजे दोबारा से यूनियन के साथ सरकार की बातचीत होगी और किसी अंतिम निर्णय पर हम लोग पहुंचेंगे। अभी तक सकारात्मक आपको लगता है कि एक शुरुआत है, सकारात्मक की तरफ रास्ता जा रहा है? मुझे लगता है आज बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई है और किसानों ने बहुत ठीक से अपने विषयों को रखा है। सरकार के पक्ष को किसान यूनियन ने पूरे संयम के साथ सुना है और उसके बाद जो बिंदु निकले हैं उन बिंदुओं पर हम सब लोगों की लगभग सहमति बनी है कि इन पर सरकार विचार करेगी। तो परसों बैठेंगे तो इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। आंदोलन खत्म करने को लेकर किसी तरीके का सफाई दी है किसानों ने? आंदोलन के मामले में अभी कोई बात उन्होंने नहीं की है, लेकिन मैं आपके माध्यम से किसान नेताओं से भी किसानों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि सर्दी का सीजन है, सरकार बातचीत कर ही रही है और लगातार, और ये सरकार खुद भयभीत है इस आंदोलन से। मोदी जी ने झूठा नेम चका है, वाराणसी में जाकर के गंगा जी की कसम खाई है कि ये किसान हित में कानून है, जबकि वो किसान हित में नहीं, ये तो WTO की ड्राफ्टिंग है और उस ड्राफ्टिंग के अंदर नए कृषि सुधार नाम जो दिया है वो किसान बर्बाद है। वो कानून कृषि सुधार नहीं, किसान बर्बाद कानून है। और मोदी जी ने गंगा जी के ऊपर कसम खा करके अपने अंत की वो जो प्रश्न चिन्ह है वो दिखा दिया है। अब मोदी सरकार नहीं ये कानून नहीं, ये कानून अगर मोदी सरकार रखेगी तो ये मोदी सरकार चली जाएगी। 3 दिन के बाद 5 दिसंबर अगर निकल गया तो एमपीओं के रिजाइन शुरू हो जाएंगे, बीजेपी के एमपी रिजाइन देने पर मजबूर हो जाएंगे। तो किसान साफ तौर पर अल्टीमेटम दे रहे हैं कि उनकी मांगों को अगर नहीं सुना गया तो आंदोलन और भी तेज हो जाएगा। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख तय हो गई है। 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र 21 से 23 दिसंबर तक आयोजित होगा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि 3 दिवसीय मानसून सत्र को लेकर तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सत्र आयोजित होगा। देखिए, अभी तक जो विधायी से हमें मिला है उसमें उन्होंने विधायी कार्य लिखा है। अभी अनुपूरक बजट का उसमें उल्लेख नहीं है, तो क्योंकि कार्यसूची सरकार तय करती है। अभी जैसा उनका कार्यसूची में जिस प्रकार से उन्होंने अभी नहीं भेजा है, जिस दिन वो भेजेंगे उसके बाद ही इसमें कहना उचित होगा। लेकिन आज की तारीख में 3 दिन का सत्र जिस प्रकार से हमें जानकारी मिली उसको उसकी तैयारी में हम लोग लगे। पूर्व आईएएस अधिकारी सुवर्धन और पूर्व आईपीएस अधिकारी अनंतराम चौहान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। उत्तराखंड के वरिष्ठ आईएएस और पूर्व राज्य चुनाव आयुक्त सुवर्धन आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। और हरिद्वार में एक शख्स ने दुकान के अंदर घुसकर तोड़फोड़ मचा दी। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद को लेकर एक शख्स ने अपने ही भाई की दुकान में तोड़फोड़ कर दी। इस शख्स की हरकत देखकर आपके जहन में सबसे पहले तो
यही सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये इस तरह से तोड़फोड़ क्यों कर रहा है। युवक चूड़ी की दुकान में लाठी डंडे से तोड़फोड़ मचा रहा है और लोग तमाशा देख रहे हैं। इसकी दबंगई देखकर दुकानदार भी मौके से फरार हो गया और ये दुकान के अंदर तांडव मचाता रहा। तस्वीरें हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके की हैं, जहां एक शख्स दुकान के अंदर बेखौफ अंदाज में तोड़फोड़ मचा रहा है। बताया जा रहा है तोड़फोड़ करने वाले शख्स का अपने भाई के साथ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था। इसी विवाद की वजह से उसने अपने भाई की दुकान में तोड़फोड़ कर दी। इस दबंगई के आगे आसपास के दुकानदार भी कुछ नहीं कर पाए, वे सिर्फ तमाशा देखते रह गए। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित शिकोला की रिपोर्ट। तो गुस्से में अपने ही भाई की दुकान में किस तरीके से तोड़फोड़ की है वो आपने तस्वीरें देखी। चूड़ी की दुकान में भाई ने घुसकर भाई की दुकान को ही तहस नहस कर दिया, जो सारा सामान था उसे तोड़ दिया। दरअसल दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और इसी विवाद में भाई को गुस्सा आ गया और उसने चूड़ी की दुकान में जमकर तोड़फोड़ कर दी, जिसकी तस्वीरें जो हैं वो कैद हो गई। बढ़ते आगे, गंगा के मुहाने गोमुख में बन रही झील की अटकलों को खारिज कर दिया गया है। गोमुख के सर्वे पर गई टीम ने जांच के बाद साफ कर दिया है कि वहां पर ऐसी कोई झील नहीं बन रही है। गोमुख के दौरे से लौटी टीम सरकार के साथ पर्यावरणविदों के लिए भी बहुत बड़ी राहत लेकर आई है। टीम ने अपने सर्वे के बाद साफ किया है कि गोमुख ग्लेशियर के मुहाने पर कोई झील नहीं बन रही है। गोमुख ग्लेशियर क्षेत्र में हमारे द्वारा वहाँ पे स्थलीय निरीक्षण किया गया, तो यहाँ वहाँ पे भागीरथी नदी के कहीं पे भी कृत्रिम झील बनने की कोई संभावना नहीं है और भागीरथी नदी अपने नेचुरल कोर्स में प्रवाहित हो रही है और वहाँ पे जो डाउन स्ट्रीम में जो मलबा वहाँ पे डिपोजिट हो रखा है उससे भविष्य में किसी प्रकार के खतरे की संभावना नहीं है। सर्वे करने गई टीम ने गंगोत्री ग्लेशियर का बारीकी से अध्ययन किया। ड्रोन के जरिए गंगोत्री ग्लेशियर की तस्वीर ली गई, जिसमें यह देखा गया कि कहीं पर कोई झील तो नहीं बन रही, मगर टीम को वहां पर ऐसी कोई झील नजर नहीं आई, जिसकी आशंका जताई गई थी। तो शासन के निर्देश के क्रम में जो एसडीआरएफ के टेक्निकल दल के साथ भू तत्खनिकर्म इकाई के जियोलॉजिस्ट और यूएसडीएमए के जियोलॉजिस्ट तथा मास्टर ट्रेनर हमारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट के हैं, फॉरेस्ट विभाग की टीम और जीएमएन की टीम के द्वारा 17 सदस्यीय दल के द्वारा गौमुख क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, जिसमें उनके आख्या के अनुसार उस क्षेत्र में कोई भी ऐसे खतरे की आशंका नहीं है और न ही कोई इस प्रकार की झील पाई गई है। नदी अपने जो नेचुरल कोर्स है उसी में बह रही है और कोई खतरे से, किसी प्रकार के खतरे से इनकार किया गया। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार झील बनने की आशंका जाहिर कैसे की गई थी। साल 2017 में नीला ताल टूटने से भारी मलबा जमा हो गया था, जिससे भागीरथी नदी के बहाव के रास्ता बदलने की आशंका जताई गई थी। इस मामले में दिल्ली निवासी एक शख्स ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें गोमुख में झील बनने और इससे खतरे की आशंका जताई गई थी। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड शासन को गोमुख क्षेत्र की रेकी कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद आपदा सचिव के निर्देश पर एक टीम गठित कर उसे रेकी के लिए गोमुख भेजा गया था। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्बीर बिष्ट की रिपोर्ट।